आज की डेट में आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर समाप्त हो गया। तो आज की डेट का सेकेंड शिफ्ट का जो 3 से 5 बजे वाली थी उसका पेपर आपको सॉल्व कराने जा रहे हैं। इसमें जितने आपको उत्तर बताए जाएंगे वो 100% सही और सटीक उत्तर होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला सेक्शन आपका हिंदी का था तो वहीं से स्टार्ट करेंगे। इसमें पूछा गया था चरण कमल बंधव हरिराई में कौन सा अलंकार है। इसका सही ऑप्शन होगा इसमें रूपक अलंकार होगा। अगर इसकी अर्थ की बात करेंगे तो श्री हरि के चरण रूपी कमल की वंदना करता हूं, तो चरण रूपी कमल की बात करेगा तो रूपक अलंकार होगा। अगर आपको उपमान और उपमेय समझना है तो यहां पर उपमान में उपमेय का भेद आरोपित हो रहा है तो रूपक अलंकार होगा। अब उपमान क्या है यहां पर, अगर उपमान की बात करेंगे तो उपमान यहाँ पर कमल है, क्योंकि जिससे तुलना की जाती है वो उपमान होता है और जिसकी तुलना की जाती है वो उपमेय होता है। तो उपमेय यहाँ पर चरण है। तो इस प्रकार से भी आप समझ सकते हैं। इसका सही ऑप्शन होगा रूपक अलंकार। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गौ का अर्थ नहीं है। तो 4 ऑप्शन है। गौ का अर्थ नदी भी होता है, इंद्री भी होता है, गाय भी होता है, गज इसका अर्थ नहीं होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और पहली बार आप आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आगे की वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। तीसरा क्वेश्चन देखिए पूछा गया था निम्नलिखित में से प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है। प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी क्रिया होती है, जिस क्रिया के व्यापार में कर्ता पर किसी दूसरे की प्रेरणा होती है उसे हम लोग प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। इसमें एक प्रथम प्रेरणार्थक भी होती है, द्वितीय प्रेरणार्थक भी होती है। जिसके लास्ट में आना लगा होता है वो प्रथम प्रेरणार्थक होती है क्रिया, और जिसके लास्ट में वाना लगा होता है वो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होती है। तो यहाँ पर देखिए जगाना में आना लगा हुआ है तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होगी, लेकिन सिर्फ आपसे प्रेरणार्थक पूछा था तो सही ऑप्शन होगा ए वाला ऑप्शन। अब चौथे ऑप्शन क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है अमित और अमित में आपको सही अर्थ बताना है। देखिए अमित मतलब होता है जो अनगिनत हो, तो यहाँ पर अनगिनत तो कहीं पर लिखा नहीं है, बहुत लिखा गया है। और अमित मतलब होता है शत्रु, तो इसका सही ऑप्शन होगा डी वाला। 5वां नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यदि बारिश होती है तो सूखा ना पड़ता। यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता, इसमें कौन सा काल है। तो इसमें सही ऑप्शन होगा सी वाला ऑप्शन हेतु। हेतु मद भूतकाल, क्योंकि क्रिया होने वाली थी पर हुई नहीं तो वहां पर हेतु हेतु मद भूतकाल होता है। यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता, मतलब क्रिया होने वाली थी पर हुई नहीं है, तो सही ऑप्शन होगा सी वाला ऑप्शन। 6वां क्वेश्चन है शुद्ध वाक्य का आपको चयन करना है। तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ आपसे पूछा नहीं गया, महिला के बारे में पूछा गया है। तो पुरुष जो होता है विद्वान होता है, महिला होती विदुषी, तो ए वाला ऑप्शन सही होगा। वह एक विदुषी महिला थी, यही सही होगा। विद्वान वाला गलत हो गए, महिला विद्वान नहीं होता, विदुषी महिला थी है, तो उल्टा आप नहीं सही करेंगे, यहाँ पर सही करेंगे वह एक विदुषी महिला थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, तो उन्हीं 22 भाषाओं के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। साहित्य का सबसे बड़ा ये पुरस्कार है, ठीक है। तो संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी जो 22 भाषाएं हैं उनके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है दिया जाता है। 8वां देखिए क्वेश्चन पूछा गया था आपसे वह कौन सा समास है जिसका उत्तर पद प्रधान होता है किंतु प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बतलाता है। अगर हम बात करेंगे कौन कौन से समास में उत्तर पद प्रधान होता है, तो तत्पुरुष समास में होता है, कर्मधारय समास में होता है और द्विगु समास में होता है। तो बहुब्रीहि और अव्ययी भाव को तो हम सही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रथम पद प्रधान होता है और बहुब्रीहि में जो होता है वो दोनों पद प्रधान होते हैं। अब ये कह रहा है कि किंतु प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बतलाता है, जहाँ पर विशेषता की बात आएगी वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। 9वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया था जिसकी तुलना ना की जा सके उसके लिए एक शब्द होगा अतुलनीय। अब यहाँ पर पूछा गया है ई और उ में किस प्रकार के स्वर हैं। अगर आप देखेंगे कि मुख द्वार खुलने के आधार पर हम लोग 4 भागों में बांटते हैं, विवृत, अर्धविवृत, संवृत, अर्ध संवृत। तो अगर इंग्लिश में बात करेंगे तो ओपन, फिर हाफ ओपन, हाफ क्लोज और क्लोज, इस प्रकार से आप देखते हैं। तो ई और उ में आप देखेंगे तो यहाँ पर जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद हो जाता है वहाँ पर संवृत होता है, तो सही ऑप्शन होगा डी वाला। क्योंकि ई और उ बोलने में आप देख रहे हैं कि हमारा मुख द्वार जो लगभग बंद है, क्लोज की स्थिति में है, इसलिए संवृत होगा। गो शब्द का वचन पहचानना है। गो या फिर गौ आपसे पूछता है वो हमेशा एक वचन में होता है, सही ऑप्शन ए वाला होगा।
12 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था कांट की हाडी बार बार नहीं चढ़ती है, इसका अर्थ आपको बताना है। तो छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है, एक ही बार होता है, उसके बाद आप पहचान जाते हैं दूसरे को। तो ए ऑप्शन सही होगा। 13 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है। यहाँ पर वैसे 2 कारक हैं, लेकिन आपसे पूछ रहा है की वाला। अनुज की किताब मेज पर है, तो यहाँ पर की जो है संबंध को दर्शा रहा है, संबंध काके की जहाँ पर आता है तो अनुज की किताब, तो अनुज और किताब में संबंध है। अगर आपसे पर में पूछता तो यहाँ पर अधिकरण में पे पर, तब ये सी ऑप्शन होता। अभी की पर पूछा है तो संबंध कारक होगा। मंदिर और मंदिरा युग में आपको अर्थ बताना है दोनों के। तो मंदिर का मतलब देवालय हो गया और मंदिरा का मतलब अश्वालय हो गया, तो सही ऑप्शन होगा सी वाला। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, काफ़ी क्वेश्चन इसमें सरल पूछे गए थे और काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आपको सारे का समावेश करके 30 और 31 तारीख को जिनका पेपर है वे लोग तैयारी करते चलिए। पेपर जो है आसान नहीं है, सारे क्वेश्चन आप सही नहीं कर सकते हैं, गलतियों के बहुत चांसेज इसमें। अचल शब्द का समभिन्नार्थक क्या है। तो जब भी आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो अचल का ही आपसे पूछ रहा है। तो अचल मतलब पर्वत और स्थिर, ये है, ठीक है। इसका आप समभिन्नार्थक मतलब अचला न समझ लीजिएगा, अचल का ही आपसे पूछा है, तो पर्वत और स्थिर इसका सही ऑप्शन होगा। 16 नंबर में है आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। आकाश का होता है व्योम, सही ऑप्शन होगा बी वाला ऑप्शन। हेडमास्टर शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो हेडमास्टर में उपसर्ग जो होता है हमेशा आगे लगता है, तो हेड यहाँ पर लिखा गया है, मास्टर को अलग कर देंगे तो उसका अर्थ हो जाएगा, और हेड को अलग कर देंगे तो उपसर्ग निकल आएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह को उनकी कृति रेहन पर रगदू के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो इनको मिला था 2011 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, डी ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। कौन सा शब्द तत्सम है। तत्सम मतलब जो संस्कृत के समान हो, संस्कृत के समान यहाँ पर आपको लग रहा है आलस्य, क्योंकि आलस जो होता है वो हिंदी रूप हो जाता है, तद्भव रूप हो जाता है। आलस्य जो है वो तत्सम रूप है। अगर हम आम की बात करेंगे, आम का तत्सम होता है आम्र, आग का होता है अग्नि, आसरा का मतलब होता है आश्रय। तो ये तीनों तो तद्भव में हो गए, एक ही बचा आलस्य। 20 नंबर क्वेश्चन है श्याम को पुस्तक पढ़नी है, ये किस वाच्य में है। तो वाच्य आप कैसे पहचानते हैं। वाच्य आप हमेशा क्रिया के अनुसार पहचानते हैं, तो क्रिया यहाँ पर कर्म के अनुसार है, ठीक है, कर्म के अनुसार है, तो यहाँ पर कर्मवाच्य होगा, सही ऑप्शन होगा सी वाला ऑप्शन, ठीक है। तो श्याम को पुस्तक पढ़नी है, तो पुस्तक के अनुसार लगा है ना, और पुस्तक यहाँ पर कर्म है तो कर्मवाच्य होगा। यहाँ पर श्याम पुस्तक पढ़ता है, यहाँ पर आप कृतवाच्य कर सकते हैं, लेकिन श्याम को पुस्तक पढ़नी है यहाँ पर कर्मवाच्य होगा। नेक्स्ट देखिए हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है कौन सा इसमें स्वर नहीं है। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, तो स्वर कौन सा नहीं है, व्यंजन है ये। प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है। प्रत्यंग को अगर आप समास विग्रह करेंगे तो प्रति प्लस अंग बनेगा, प्रत्येक अंग, ठीक है। तो जहां पर प्रति आए, हमने आपको बताया ना कि अनु आ प्रति हर यथा यथावत हर आ जाए, तो वहां पर आप अव्ययी भाव समास को सही कर देंगे, क्योंकि इसका प्रथम पद जो होता है वो प्रधान होता है। इस प्रकार से भी आप समझ सकते हैं। तो प्रत्यंग प्रत्यंग बन गया है, सही ऑप्शन होगा डी वाला। इसके बाद आपसे पूछा गया था आंशिक शब्द का प्रत्यय। आंशिक को अगर आप देखेंगे तो अंश प्लस एक होगा इसका, तो एक जो है वो प्रत्यय हमेशा लास्ट में लगता है, सही ऑप्शन होगा इसका बी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए यामा बहुत चर्चित रचना है, किसकी है, महादेवी वर्मा की, सही ऑप्शन होगा बी वाला ऑप्शन। 25 नंबर क्वेश्चन है प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, इसमें काल आपको बताना है। तो ये तो सामान्य भविष्य काल है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, प्रेरणा स्टूडियो जाएगी सामान्य भविष्य काल है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के लिए आप हमेशा क्या किया करिए, वाक्य एक बना लिया करिए। तो जैसे कि आम का सार उसका रस होता है, तो होता है लग गया, इसका मतलब ये पुल्लिंग हो गया। रूप जो है रूप धारण किया जाता है, तो ये भी पुल्लिंग हो गया। आय हमेशा स्त्रीलिंग में होती है, आपकी आय कितनी है, तो यहाँ पर स्त्रीलिंग आय होगी।
विवाद किया जाता है तो ये पुल्लिंग हो गया। इस प्रकार से आप वाक्य डिसाइड कर लेंगे तो आसानी से कर सकते हैं। कल कानन कुंडल मोर पखा उर्पे बनमाल विराजती है, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कौन सा अलंकार है। तो जब भी आप देख रहे हैं किसी एक वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। देखिए यहाँ पर का बार बार आ रहा है, तो एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होगी तो अनुप्रास अलंकार होगा। निम्नलिखित में से अर्धविराम का चिन्ह आपको बताना है। ये पिछली शिफ्टों में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। अर्धविराम का निशान होता है सी वाला ऑप्शन, ठीक है। अल्प विराम इस प्रकार से होता है कामा के रूप में, अर्धविराम इस प्रकार से होता है। 29 नंबर क्वेश्चन है कौन सा वाक्य जो है शुद्ध है। तो शुद्ध के लिए आपको अशुद्ध भी आना चाहिए, अशुद्ध को भी आप लोग देख लीजिएगा। 29 नंबर में अगर यहाँ पर देखेंगे परशुराम के क्रोधाग्नि ने क्षत्रियों को जला दिया, तो परशुराम के नहीं होता, परशुराम की होगा। तो पहला वाला गलत हो गया हमारा। इसके बाद वृक्षों पर कोयल कूक रही है, तो वृक्षों पर नहीं होता है, वृक्ष पर होता है। वृक्ष पर कोयल कूक रही है। खेतों में लंबे लंबे घास उगाएं, तो लंबे लंबे नहीं होता है, लंबी लंबी होता है। तो ये भी गलत हो गया। सही क्या बचा, गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है। डी वाला ऑप्शन जो हो जाएगा वो सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए हमारा 30 नंबर क्वेश्चन है कामायनी के रचनाकार आपको बताने हैं। तो बहुत ही फेमस कृति है जयशंकर प्रसाद का, सही ऑप्शन हो जाएगी डी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए 31 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि उसने तो कमाल कर दिया। तो उसने तो कमाल कर दिया, तो अरे यहाँ पर जो है वहाँ पर आप देख रहे हैं ना विस्मय वाचक विस्मय बोधक का निशान है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी वाला, ठीक है। इसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन है मौन का विलोम शब्द आपको बताना है। मौन मतलब जो बोलता ना हो, विलोम करेंगे मुखुर, जो मतलब हमेशा बोलता रहता है, मुखुर हो, तो उसे कहेंगे मौन का विलोम, ठीक है। तो यहाँ तक 32 नंबर क्वेश्चन तक हमारे हो गए। अब 33 से 37 नंबर क्वेश्चन तक गद्यांश से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस गद्यांश को आप लोग पढ़ लीजिए, काफ़ी बड़ा गद्यांश दिया गया है, तो इसको एक बार आप लोग वीडियो को रोक करके पढ़ सकते हैं, तभी आपको आगे आने वाले पांचों क्वेश्चन जो है समझ में आएंगे। तो गद्यांश को आप लोग पढ़ लीजिए। जो लोग पेपर देकर आए हैं वो लोग तो पढ़ ही चुके होंगे, जिनका होने वाला है, जिनका हो चुका है वो देख रहे हैं, तो वीडियो को एक बार रोक करके आप इसको देख सकते हैं। अब हम लोग प्रश्नों की ओर चलते हैं। इससे 5 प्रश्न पूछे गए हैं, पांचों प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था गद्यांश के अनुसार अपने सपनों को साकार करने के लिए हमें क्या करना होगा। तो हमें क्या करना होगा, अगर आप गद्यांश पढ़ेंगे तो कठिन परिश्रम करते रहना होगा हमें। गद्यांशकार की पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति की क्या महत्वाकांक्षा रही है। तो सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा यही थी कि हर एक के आंख से आंसू को मिटाना है। भविष्य भारतवासियों के लिए क्या है, भारतवासियों को निरंतर जो है प्रयास करते रहना है। भारत में अपनी अंतहीन खोज के दौरान क्या विस्मृत नहीं किया। तो भारत ने अपनी जो है अपने आदर्श को कभी भी विस्मृत नहीं किया है। ये सब आपको पढ़ने पर ही मालूम चलेगा। अब 37 नंबर क्वेश्चन है, मतलब हिंदी के सेक्शन का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। भारत की सेवा का तात्पर्य निम्नलिखित में से क्या नहीं है। तो नहीं ये पूछा गया है। बहुत से लोग जो हैं यहाँ पर गलतियाँ करते हैं, तो आपको ये गलती नहीं करनी है। पूरा लास्ट तक आप लोग पढ़िएगा, जिनका भी एग्जाम होने वाला है। तो अपनी नेताओं की सेवा करना ये नहीं है। बाकी तो गरीबी मिटाना है, अज्ञानता और बीमारी को मिटाना है, अवसर की असमानताओं को मिटाना है, अपने नेताओं की सेवा करना ये नहीं है। तो पहले इस वीडियो में आपको हिंदी के सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। तो आपने इन 37 क्वेश्चनों में कितने क्वेश्चन सही किए हैं इसे आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। अगर किसी प्रश्न में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कहिएगा, हम देखने का प्रयास करेंगे। वैसे इसमें जितने भी आपको आंसर बताए गए हैं वह 100% सही उत्तर होंगे। क्वेश्चन